भाई आप स्कॉर्पियो लेके ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए बाय रोड, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। और वो आपकी जर्नी कैसी रही, वो ट्रिप कैसी थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये वाली ट्रिप मैंने जस्ट अभी करी है, मैं नवंबर 2023 में निकला था और अभी इसी महीने ख़त्म हुई है वो ट्रिप। तो लगभग 6-7 महीने की वो ट्रिप थी। उसमें से हम देखो सबसे पहले यहाँ से इंडिया से गए नेपाल। नेपाल तो नॉर्मल है, कई लोग गए हुए गाड़ी से। उसके बाद जो है ना, वो लोगों को पता नहीं है कि आप चाइना भी एंटर कर सकते हो बाय रोड। जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी वो चल रही है तो आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ, बट ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी बॉर्डर्स है, बट आप वो नहीं कर सकते। पर आप नेपाल से चाइना जा सकते हो। तो वैसे तो अब लोग कहेंगे कि वो तिब्बत है, चाइना नहीं है, बट वो अब चाइना के अंडर ही है, तो हम उस चीज़ में ज़्यादा पॉलिटिकली जाना नहीं चाहेंगे जो भी है। बट अभी करंटली वो चाइना के अंडर ही आता है, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस सब चाइना की है। तो नेपाल से तिब्बत का बॉर्डर है। और उस बॉर्डर को मतलब मैंने अपनी गाड़ी से लगभग 37 बॉर्डर्स क्रॉस किया है। और उस बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो दिल में धक 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 कॉन्टीन्यूसली होना, वो एक बताओ अलग ना भाई, उसको डिटेल में बताओ। मतलब एक तो देखो यार, चाइना में ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जैसे हमें जो हमारे गाइड थे ना, मतलब आप चाइना में अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते अब, अगर अपनी गाड़ी से कर रहे हो। आप फ्लाइट से जा रहे हो, बीजिंग जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक परमानेंट 24 घंटे एक गाइड रखना पड़ेगा जो वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा। वो हमारी ही गाड़ी में ट्रैवल करेगा, सेम होटल में रुकेगा, और जब तक आप एंटर करे हो और जब तक एग्जिट करे हो उतने दिन वो आपके साथ रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था। जो एजेंट था, हम 40 दिन के लिए वहाँ थे चाइना में, तो 9 लाख रुपए तो एजेंट की फीस थी खाली। अरे इंडिया के बाप रे, 9 लाख रुपए 40 दिन के? 40 दिन के। यार ये तगड़ा प्रोफेशन है। हाँ, तो चाइना में मोटा तगड़े खर्चा पैसे कमा रहा है। बिल्कुल। तो 9 लाख रुपए तो उन्होंने लिए, प्लस हमारा ट्रैवल अलग, डीजल अलग, टोल टैक्स अलग, होटल अलग, खाना अलग। तो चाइना एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ा इस चीज़ में। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी। आपका जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे ना, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स खड़े आपका फ़ोन चेक करते हैं लिटरली खोल के, कि आपके फ़ोन में दलाई लामा की कोई फ़ोटो तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाइना के खिलाफ आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर रखा, या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं ऑब्जेक्शनेबल, कोई पोर्न वीडियोस तो नहीं है, कुछ वैसा कंटेंट तो नहीं है, कोई बुक तो नहीं आप कैरी कर रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है वहाँ पे। तो उस चीज़ को लेकर डर बहुत लग रहा था कि एंट्री रिजेक्ट ना हो जाए, 9 लाख रुपए भर चुके हैं ट्रिप की भी, फिर ऐसी तैसी मच जाएगी पूरी। तो वो थोड़ा सा डर था। बट नंबर प्लेट भी आप बता रहे थे चेंज करनी हाँ, पड़ती है। नंबर प्लेट क्या है, जब हम चाइना मतलब तिब्बत में एंटर करते हैं तो 3-4 दिन तो आपको अलाउड होता है आपकी नंबर प्लेट में। फिर उसके बाद एक शहर आता है सिगात्से करके, तो वहाँ पे उनकी रोड अथॉरिटी है जो नंबर प्लेट इशू करती है। फिर वहाँ से आपको अपना एक चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ता है और नंबर प्लेट लेनी पड़ती है जो चाइनीज़ में ही लिखी होती है। फिर आप आगे ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें कितना खर्चा आता है? वो सब एजेंसी का फीस में इंक्लूडेड है। अच्छा। जो वो है ना नंबर प्लेट और लाइसेंस, वो एजेंसी देखती है पूरा का पूरा। ठीक है, आप चाइना पहुंच गए, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद चाइना के बाद हम सीधा गए नीचे, लाओस करके कंट्री आती है वहाँ पे। तो लाओस के बाद हमें जाना था वियतनाम, बट वियतनाम ने एंट्री दी नहीं। उन्होंने कहा कि आपका स्टीयरिंग व्हील राइट साइड है तो हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। तो वो कह रहे थे एम्बेसी से जाके लिखवा के ले आओ कि उनकी गारंटी है कि आप कुछ भी एक्सीडेंट करते हो या कुछ करते हो तो एम्बेसी देखेगी। अब ऑब्वियसली इंडिया आना, एम्बेसी से लिखवाना, सो झमेले करना, तो हमने वियतनाम छोड़ ही दिया। फिर तो हम सीधा लाओस से गए कंबोडिया। भाई सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जब आप चाइना से वियतनाम गए तो बीच में कुछ वाटर बॉडीज थी या फिर सीधा बाय रोड है? रोड है, पूरा रोड है ये। हाँ, मतलब यहाँ से नेपाल, चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये पूरा रूट जो है वो बाय रोड है। फिर सिंगापुर के बाद आपको जहाँ भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिलीपींस जाना है या फिर न्यूजीलैंड जाना है, उसके लिए आपको फिर समुद्र का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो हमारा प्लान था कि हमें सिंगापुर से गाड़ी शिप करनी थी ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया का भी ना एक रूल है, वहाँ की ना जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। तो जब आप फ्लाइट से भी जाओगे ना, वो आपके जूतों में मिट्टी लग रही है, वो चेक करेंगे कि मिट्टी नहीं ला रहे आप दूसरे देश की, आप दूसरे देश का कोई फ्रूट नहीं ला रहे, कोई पत्ते नहीं ला रहे। तो ऐसी गाड़ी की इंपोर्ट को लेके भी ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसकी वजह से जो एजेंसी थी ना, वो कह रही थी कि 50 दिन लगेंगे कम से कम, शिपिंग प्लस क्लियरेंस मिला के। फिर हमने सोचा कि अब 50 दिन करेंगे क्या, उससे बेटर हमने गाड़ी वहीं छोड़ दी और हम ऑस्ट्रेलिया चले गए फ़्लाइट से। और ऑस्ट्रेलिया में हमने ले ली टेस्ला रेंट पे, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ला से कवर किया। अच्छा, टेस्ला का कैसा था भाई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। मतलब वहाँ पे ऑटो ड्राइव पे डाल दिया हाँ आपने? हाँ, ऑटो ड्राइव बढ़िया। और फर्स्ट टाइम था मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई। मतलब कोई मेल फंक्शन कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप महंगी से महंगी स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर लो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार में पंच मिलेगा ना, वो आपको किसी पेट्रोल डीजल गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो मैंने तो आते ही सोच लिया कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। फिर इंडिया में आते ही बुक करवाई नेक्सॉन ईवी की। मतलब जो चलाने की क्वालिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है उसकी।
भाई उस टाइम बुरा नहीं लगा मेरी स्कॉर्पियो नहीं आ लगा पाई? था, काफ़ी लगा था। बट फिर अब ऑप्शन नहीं था, 50 दिन करते क्या, वेट करते, इंडिया आते फिर जाते, वैसी ट्रिप लंबी खिंच रही थी। तो हमने सोचा छोड़ो कोई नहीं, एक ही कंट्री है, घूमना तो है ही, घूम लेंगे, वैसे भी अपनी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, बस यही फर्क है। भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ घूमे, कुछ जगह बताओ जहाँ पे आप ऑडियंस को रेकमेंड करते जाना चाहिए। यार देखो, ऑस्ट्रेलिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है ना, वो बहुत कम एरिया में रहती है, आधे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है। तो मेनली जो उनकी कोस्टल लाइन है ना पूरी, वहाँ पे ही सारी वहाँ की पॉपुलेशन रहती है। तो मैं लैंड किया था मेलबर्न में, फिर मैंने मेलबर्न के आसपास के कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर करे, बाय रोड अच्छा था वो भी। वहाँ पे एक जगह है ग्रेट ओशियन रोड करके, कि एक तरफ तो आपको पहाड़ दिखेगा रोड में और एक तरफ आपको समुद्र है पूरा। तो वो उस रोड का नाम ही यही है, द ग्रेट ओशियन रोड। तो वहाँ पे ड्राइव करना तो मतलब एक ड्रीम है कई लोगों का, जिनको ड्राइविंग का मतलब मजा आ गया होगा इंटरेस्ट भाई है ना, वहाँ पे तो। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ड्राइव करा, वो एक अच्छा एरिया जाने के लिए। फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिडनी, और वहाँ पे फिर मैंने फिर से गाड़ी रेंट करी टेस्ला, और उसका फिर आसपास का एरिया पूरा कवर किया। टेस्ला का वैसे क्या रेंट पड़ा? मेरे को पर डे पड़ा था 5,000 रुपये इंडिया के। सिक्योरिटी भी दी थी? सिक्योरिटी वहाँ की होती है $500, पर वो क्रेडिट कार्ड में ही ले लेते हैं बस, मतलब वो चार्ज नहीं करते, वो ब्लॉक कर देते हैं $500 को, 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। जब आप फिर गाड़ी रिटर्न कर दोगे उसके 1 महीने बाद वो दे देते हैं, अगर कोई चालान नहीं आया हो। बट मेरा चालान आ गया, क्योंकि अब मुझे तो आदत थी स्कॉर्पियन की कि चालान कटेगा नहीं, बट अब वहाँ की जो नंबर प्लेट है उसमें तो चालान कटेगा ही कटेगा, तो उससे चालान आ गए 2। कितनी दौड़ा दी थी? मैं दौड़ाई ज़्यादा नहीं, फ़ोन वीडियो बनाते, अच्छा। वहाँ पे वो फ़ोन कैमरा रखे हुए हैं कि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो चलाते वक्त तो आपका चालान कटेगा। तो उसका 32,000 रुपये का चालान आ गए 2, और तेरी 16 हज़ार के। और सर अगर मैं आपसे प्रोफेसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पूछूं, क्योंकि हम लोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, हमारे टाइम पे टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अजीब सा कह लो, फ्रेंडली सा कह लो, बहुत वैसा होता था कि कभी कभी टीचर पसंद करता है आपको तो कभी कभी लीनियंट हो जाता है, कभी कभी बहुत कोई नहीं पसंद करता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, या स्टूडेंट्स के पीछे भाग रहे हैं टीचर, पेरेंट्स को बुला रहे हैं कि भाई आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है, मतलब बहुत पर्सनली ले जाते हैं चीज़ों को, बहुत पर्सनल रिलेशंस होते हैं। वहाँ पर कैसा है? और मतलब यहाँ पर तो टीचर्स के साथ बदतमीज़ी होना भी बहुत कॉमन है, टीचर्स का हाथ उठाना भी कॉमन है, वहाँ पे क्या सीन है? नहीं, ये सब नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो बिहेवियर है टीचर और स्टूडेंट का बहुत ही प्रोफेशनल है। एज़ फार एज यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। कहीं पे भी ऐसा इंटरेक्शन सुनने को नहीं मिलेगा। ये तो एक नेचुरल बात है बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, कि मुझे कोई टीचर पसंद आता है और मुझे कोई टीचर पसंद नहीं आता, यू नो। लेकिन उसके बियॉन्ड ये बात नहीं जाती। पहली बात तो ये कि अटेंडेंस जैसे एक बहुत बड़ा इशू होता है ना इंडिया में, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपकी अटेंडेंस लगाई जा रही हो, और स्पेशली आफ्टर कोविड तो बंद ही हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि द टीचर हैज़ टू फेस सम काइंड ऑफ। पर इंडिया में सर यही बहुत होता है कि टीचर्स बोलते हैं कि भाई डाउट्स पूछ लो, क्वेश्चंस पूछो ज़्यादा, और पूछ लिए ज़्यादा तो फिर उसमें डांटते भी हैं कि क्या तेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो टीचर्स इतने लीनियंट हैं वहाँ पर, जैसे आप भी टीचर ही हो एक यूनिवर्सिटी में, तो इतना होता है कि भाई समझते हैं, वो ओपनली बात करते हैं अच्छे से, जैसे स्टूडेंट्स की भाई एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो समझी, यहाँ पे तो वही ऊपर ऊपर से डांट के भगा दिया। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जैसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कई बार जो होता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सिर्फ वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न भी है, यू नो। कई बार स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में, कुछ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी होती है। मेरे लिए बहुत ही नया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो 1-2 बच्चे थे जो क्लास में नहीं आ रहे थे और उसको ना स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं, उनके लिए अलग से बनाया जाता है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। तो वो 2 बच्चे आ नहीं रहे थे, तो मैंने ऐसे ही अपने कोऑर्डिनेटर को बोला, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर था, कि सर ये 2 बच्चे आ नहीं रहे और जस्ट लेटिंग यू नो। मैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस वाला काम कर रहा था। तो उसने बोला कि इनका LAP प्रोग्राम अलग से मैं आपको भेजूंगा और दे वोंट बी कमिंग टू द क्लास बिकॉज दे हैव गॉट एंग्जाइटी इश्यूज। और 5वें-6ठे वीक में उनमें से एक बच्चा क्लास में आया मुझे मिलने के लिए कि आई एम सो एंड सो स्टूडेंट और मेरे को एंग्जाइटी इश्यूज़ है। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था जानने के लिए कि एंग्जाइटी इशू क्लास में बैठ के कैसे मतलब ऑपरेट करेगा। और क्लास साइज भी बहुत छोटा होता है, 30-35 स्टूडेंट्स का। तो उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया मुझे कि बस बच्चे को जो है ना ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम होती है, टीचर से प्रॉब्लम नहीं है।
बट उस बच्चे को ग्रुप में बैठ के, और ये थोड़ा सा ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि और स्पेशली हम इंडियंस के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। जैसे हमारे लिए तो हमने तो हर जगह भीड़ ही देखी है। हाँ, एक तो हमारे लिए ना 0 to 10 नहीं होता, या तो साला 0 है या बिल्कुल 10 है, या तो बंदा ठीक है या बिल्कुल ही पागल है, बीच का कुछ है ही नहीं उसमें ना। तो जैसे किसी को पाल्पिटेशन हो जाती है, किसी को एंग्जाइटी हो जाती है, मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो एक एपिसोड था मेरे लिए पहली बार समझना कि अच्छा ऐसे भी इश्यूज होते हैं, और एक क्लास के अंदर 4 या 5 बच्चे ऐसे होते हैं। इंडिया में तो मजाक ही उड़ा देते हैं कि पता लगता है कि भाई इसको एंजाइटी हो रही है, तो उल्टा ही हो जाता है उसके लिए। बट क्या आप जब ऑस्ट्रेलियन बच्चों को देखते हो और इंडियन बच्चों को देखते हो, आपको उनके अपब्रिंगिंग में ऑफ कोर्स फ़र्क दिखता होगा, बट उनके नेचर में कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस जो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बेटर है, वहाँ पर नहीं है, या यहाँ पे बेटर है उनके बच्चों में ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ आपने एनालाइज करा है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन किड्स में? ये भी ना धीरे धीरे लर्निंग चेंज हो गई। पहले मुझे लगता था कि यार इंडियन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते ही हैं, ऑफ कोर्स जैसे हमें एक बेसिक मैट्रिक्स है कि आपको कितने के टेबल याद आते हैं, एक बच्चे से पूछते हैं ना। अब आज के टाइम में उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, सब कुछ तो अवेलेबल है, तो आप 26 into 28 करके क्या उखाड़ लोगे, तो उस बात का तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि द ओनली डिफरेंस दैट रियली मेक सेंस इन एजुकेशन इज़ कि वो बच्चा क्लास में किसकी वजह से बैठा है, और यही डिफरेंस है इंडियन स्टूडेंट और एक ऑजी स्टूडेंट में। ऑजी स्टूडेंट अपनी चॉइस से बैठा है वहाँ पे, वो खुद आया उस कोर्स को करने के लिए, और इंडियन स्टूडेंट आज भी अपने किसी फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर बैठा हुआ है। जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, बट अगर मुझे मौका मिलता या मुझे कोई समझाता या कोई मुझे बताता कि भाई और भी कुछ ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, तो शायद मैं कुछ और बनता, शायद मैं कुछ और करता। लेकिन इंडियन स्टूडेंट जो है, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो या तो पेरेंट्स की वजह से बैठे हैं। हर इंजीनियर आजकल अक्सर यही सोचता है इस एज में आकर कि ये पहले शायद मैं कुछ और कर लेता, अगर मुझे ज्ञान मिला होता या अगर इफ आई वुड हैव नोन द राइट पाथ, हो सकता है मैं कुछ और कर लेता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे सोशल मीडिया से इतनी डायमेंशंस खुल गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी, तो ये चॉइसेस भी नहीं थी, और अगर आप कुछ करना भी चाहते ना तो आपको डेड एंड दिखाई देता है कि मैं करता तो मैं क्या करता, तो वेयर डू यू गो। आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते थे, मुझे नहीं पता अभी क्या स्टेटस है इंडिया में स्पोर्ट्स का, सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बैचलर्स करने आया है बच्चा, ही इज सीरियस अबाउट इट, उसको पता है कि उसको जाना कहाँ है, उसको पता है कि अच्छा मैं टेनिस में जाऊंगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ये काम करूंगा, मेरे अगले 5 साल का ये ट्रजेक्टरी होगा। जो प्लम्बिंग सीख रहा है वो प्लम्बिंग इसलिए सीख रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है प्लम्बिंग के काम में। जो म्यूज़िक सीख रहा है, जैसे आज के टाइम में भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे कोर्स इररेलेवेंट हो गए, म्यूज़िक प्रोडक्शन इररेलेवेंट हो गया, लेकिन मेलबर्न में या सिडनी में म्यूज़िक स्कूल नहीं मर रहा, क्योंकि वहाँ जो म्यूज़िक सीखने आ रहा है, या वहाँ जो वायलिन बजाने आ रहा है, वहाँ जो फ्लूट सीखने आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, वो अपना स्किल खुद डेवलप करने आ रहा है। इंडियन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जनरल, नॉट ऑल ऑफ देम, बट यस 95% ऑफ देम या तो किसी भेड़ चाल की वजह से आए हैं, या बस इंडिया छोड़ना है, ज़्यादातर जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका यहाँ लोकल ग्रेजुएट, जो लोकल डिग्री कॉलेज होता है ना, उनमें भी एडमिशन नहीं होता। सर वैसे ये भी कहा जाता है कि इंडिया की पढ़ाई एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इंडियन बाहर पढ़ने गया, ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, तो पढ़ाई आसान हो जाती है इंडियंस के लिए, तो इसलिए वो बेटर परफॉर्म भी कर पाते हैं जो वहाँ पे ऑजीज़ हैं, जो अंग्रेज़ बच्चे। तो ऐसा है क्या कि पढ़ाई वहाँ पे ज़्यादा आसान है यूनिवर्सिटीज़ में, या इंडिया की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि अब बाहर जाके वो इजी लगने लगती है? जो हमें 8th 9th 10th में पढ़ाते हैं वो वहाँ कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा सच में है? देखो ये बात तो है कि इंडिया की पढ़ाई टफ़ है। टफ़ इसलिए है क्योंकि इररेलेवेंस बहुत है। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ओके। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी या 2 पोर्ट नेटवर्क्स क्यों पढ़ रहे हो, किसी आत्मा को आज तक नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने 2 पोर्ट नेटवर्क्स क्यों पढ़ा। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पर मुझे नहीं पता मैंने 2 पोर्ट्स क्यों पढ़ा। सर बहुत सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी क्यों पढ़ाई गई थी हमें नहीं पता। या जैसे आपने मैथ्स 12th तक जो अभी आपने मैथ्स पढ़ी, उसके बाद आप इंजीनियरिंग में मैथ्स 1 2 3 मैथ्स पढ़ोगे, क्यों पढ़ी नहीं पता। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो इररिलेवेंट है, वो इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता, कि क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। बाद में आपको उसकी रेलेवेंस समझ में आ जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वो चीज़ मेरे काम आ सकती थी, ये मैंने इसलिए पढ़ा, ये मेरे इसलिए काम आएगा। बाहर क्या होता है कि बाहर की पढ़ाई में ना रेलेवेंस अटैचमेंट बहुत है। जो सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा रहे हैं
वो उस डिग्री से, उस प्रोफेशन से बहुत रेलेवेंट होगा। तो इसीलिए देखा जाए तो इट्स पीपल फाइंड इट ईजियर क्योंकि वो रेलेवेंट बहुत है। अभी अगर आपने जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ने गए और वहाँ मैं आपको मैथ्स के 2 सब्जेक्ट पढ़ा दूँ तो, या मैं साउंड की पूरी फिजिक्स लेके बैठ जाऊँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब एच.सी. वर्मा जैसी किताब भी काम नहीं आएगी, यू नो। तो इसीलिए बिकॉज रेलेवेंसी स्कोर इज मच बेटर। चीज़ ये भी है सर कि वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में। यहाँ पर किताबी कीड़े ज़्यादा बनते हैं लोग कि भाई किताब से पढ़ना, तो ये भी है सच्चाई वहाँ हाँ की? बिल्कुल, जिसको सीखना है उसके लिए तो बहुत बेस्ट जगह है। यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस टू हैंग आउट। जैसे हमारे यहाँ एक सेक्शन है रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स की जो डिग्री है, जैसे जो 4 साल की डिग्री है रोबोटिक्स की, उसमें सिर्फ पहले 6 महीने ही बच्चा एक्चुअल में टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। फॉर रेस्ट 3.5 years, डू यू नो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज ऑन अ लाइव इंटर्नशिप फॉर 3.5 years एंड जस्ट मेकिंग रोबोट्स। उसको खुला छोड़ दिया यूनिवर्सिटी ने, और लैब है, मतलब बहुत बड़ी लैब्स हैं। ओके। कंप्यूटर से लेके पता नहीं दुनिया के क्या रिसोर्सेज, ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल ना हो, और वो उसको, जिसको कहते हैं ना, खुला छोड़ दिया कि जा तू अब बना। ऐसे इन्वायरमेंट में जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो और उसको खुला छोड़ दिया आपने आइडिएशन के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसके आसपास ना, जैसे एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्या होता है? वो बच्चे को सोचने में मजबूर करता है कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और बिजनेस करना है तो गैप कैसे फाइंड करें, आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जब ये रोबोटिक्स वाला बच्चा आता है तो उसको ये समझ में आता है कि अच्छा, रोबोटिक आर्म तो मैंने बना ली, लेकिन इसका करूं क्या, यू नो। तो हमने भी इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन हमें नहीं पता था उनका करना क्या, क्योंकि हम तो मार्क्स लेने के लिए बना रहे थे। तो ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं उसी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में, दे आर कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन प्रोसेसेस। तो वो कमर्शियलाइजेशन वर्कशॉप में जाएगा, अटेंड करेगा, और फिर ये समझेगा कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ अपने इस डिग्री के अंदर, वो आगे चल के 10 साल में कमर्शियलाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बच्चा जब डिग्री के एंड में निकलेगा तो उसका आउटपुट लेवल अलग ही होगा। सर वहाँ पे बेल ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं अंग्रेज डोमेस्टिक अपनी वायलेंस बहुत है। वाइफ पे या ब्रो, ये गर्लफ्रेंड होता है पे। वहाँ पे, ये होता है? होता है यहाँ पे ना। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा है हाँ, इसमें, है ना? ये होता है। और मैं इसके वो बताता हूँ कि मतलब जब हो रहा होता है ना, तो पड़ोसी करते थे कंप्लेंट, शोर हो रहा है घर में, वार्निंग आती है पहले तो। अगर सच्ची में लड़ाई हो रही है तो बस सुन नहीं लेते हैं लोग। आइसोलेटेड सी कंट्री है। अगर पहले हंसी आ गई, सच्ची में लड़ाई हो रही है कुछ और हो रहा है। चिल्लाने की आवाज बेल्ट पड़ रही है वो है, यह कुछ और वजह है। बेल्ट की वजह ढूंढनी पड़ती होगी। अच्छा फिर जो भी है, चलो लड़ाई हो रही है, जैसा भी हो रहा है तो तो लड़ाई होती है, तो कंप्लेन हो जाती है, फिर पुलिस आती है, और उसके बाद लोग बच जाते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ का रीज़न डल जाता है। मेंटल हेल्थ का रीज़न कैसे? ये दिमाग से सही नहीं है, वो प्रूव हो जाता है। वाकई में सही नहीं होते, या फिर ये अलग इसका भी कुछ कुछ भी हो सकता है उसमें। अब मेरी जो पर उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं कि भाई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा चाहिए हो, भाई डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई ये दिमाग से पैदल वो है। तो प्रूव हो जाएगा ना बाद में, वो लॉयर हो जाता है साथ में पैसे वैसे करके। बट जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना रजिस्टर्ड नर्स है ऑस्ट्रेलिया में, हॉस्पिटल्स में उसकी प्लेसमेंट्स थी, काफ़ी काम वगैरह किया उसने। तो एक उसको हॉस्पिटल मिला, प्रिजन वाला, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था वो, प्रिजन भी था उसके साइड में। तो ये कैदी वैदी होते थे उधर सारे। तो उनमें क्या सीन था, एक नर्स गई आगे, उसकी मैनेजर थी मेरी गर्लफ्रेंड की। तो वो नर्स गई आगे और वो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है। उसके पिल्लो के अंदर बैटरीज थी, उसने वही दे के मारी मुंह पे। क्योंकि वो मेंटली वो ना धर दिया। फोन दे, बैठ रहा ना मेरे फोन में। पट्ट से मारा उसके। और वो ये मेंटली कुछ भी करते हैं, मतलब कि ये देखो, एक ड्रग्स की बात हो रही थी, मैं आइस का भी बताता हूँ। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, अब सारे ड्रग महंगे हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आइस एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो जंकी लोग ज़्यादा करते हैं। $20-30 का आ जाता है पुड़िया, ले लेते हैं, उससे दांत वगैरह शरीर गलना शुरू हो जाता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है और लाइफ कम हो जाती है। और इनको आप लोग सोचो कि जेल में भी नहीं रखते ये, क्योंकि जेल का खर्चा बढ़ेगा, है ना। उनको खाना खिलाना, वो तो चाहते हैं हम जेल जाएं, पर जेल वाले कह रहे हैं हम नहीं रखना चाहते इनको, तो वो सड़क पे ही भटकते हैं। देखा हो ना, सोते रहते हैं लोग। वो बहुत कम पॉपुलेशन है वैसी, बट है वहाँ पे ऐसे लोग। इससे भी वैसे हो जाते हैं, जैसे यूएस की वो वीडियो आती है ज़ॉम्बी वाली, कि टेढ़े ही खड़े हैं तो कुबड़े हो चुके हैं, कमर बिल्कुल ही मुड़ चुकी है। हाँ, देखिए मैंने। वो वैसा नहीं होता नहीं, इससे। वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी। अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या असर होता है भाई? इससे वही अपनी हरकतें शुरू रहती है, दिमाग से पैदल हो जाते हैं, धीरे धीरे मेंटली इल हो जाते हैं। तो ये वो डल जाता है, फिर मेंटली गया इसको तो छोड़ दो,
भारी, अगर वो ज़्यादा ही कोई सीरियस क्राइम कर दे तो उसको ले जाते हैं फिर जेल में। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि कोई क्रिमिनल या कोई होमलेस या कोई ऐसा सामना हो गया हो, या पैसे वैसे छीने हो, मग कर लिया हो कुछ? नहीं ऐसा नहीं, बट दूर ही रहते हैं हम। सबसे पहली बात, इन लोगों से ही कहीं दिखे तो इनसे दूर ही रहो, मतलब कि साइड से निकल जाओ, अवॉइड करके देखो भी मत, क्योंकि वो फिर कुछ भी बोलने लग जाएंगे, गालियाँ कुछ भी, और अपने आप से बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया करके भी बीमारियाँ होती है, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं और लेजिट भी होती हैं लोगों की इतना नशा करने के बाद। बट वही है, इनसे दूर रहो वही। और एक न्यूज़ आई थी कि किसी ने एक चाइनीज़ लेडी थी, उसको खोप के भाग गई चाकू रैंडमली, और वो सीसीटीवी में आ गया। उसके ऊपर 15 और जो चार्जेस लगे हुए थे पहले से, गई अंदर फिर वो अरे बाप, चाकू मार के भागी थी। खैर वो बची गई जो थी चाइनीज़ लेडी, बट वही भाई ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए भाई बाहर की, ऐसे मेंटल। जैसे आप कैब ड्राइव करते हो रात को, कोई ऐसे कोई आपको कभी अनसेफ नहीं लगा कि भाई कौन ही बैठ गया, कोई क्रिमिनल सा बैठ गया, या कोई वायलेंट हो रहा है, या कुछ ऐसा, कुछ मतलब लाउड है, कोई अनसेफ सा, ऐसा कभी हुआ है? एक बार हुआ था जब नई चलानी शुरू करी थी मैंने ऊबर, ठीक है, क्योंकि मैं ऊबर के लिए काम करता था, उनके लिए वीडियोस बनाता था। तो एक लड़की आई थी, ठीक है, वो बैठी, और पूल राइड थी वो, पूल हम लोग ऊबर करते हैं। तो 2 लोग और आए थोड़ी देर में, वो गुस्सा हो गई कि व्हेन आर यू गोना ड्रॉप मी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग। मैंने कहा यू बुक्ड अ पूल राइड, व्हाट डू आई डू, है ना, कि आई हैव गॉट अ प्रॉपर फ्रेम विच आई नीड टू फॉलो, कि पहले उसका स्टॉप है, फिर उसका है, फिर तेरा है। तो कह रही कि नो यू कांट डू इट, यू हैव टू ड्रॉप मी। ऐसे अकड़ गई वो, और पतली कांगड़ी पहलवान बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद उसने नशा कर रखा बहुत, लग दिख रहा था मेरे को वो पीछे बैठी थी, वो खुद आगे बैठी, और उसने फिर मेरे को तो ये था ये कब उतरे गाड़ी से और कब मेरे को शांति है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। तो वो डेंजर है, वो चीज़ें एक बार ही हुई है मेरे साथ बस। और तो मैं, और ना ऊबर पे वही होता है कि रेटिंग देख के उठाओ, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसी को उठाओ, 5 स्टार वाले को, 4.8 को, वो भी होता है। हाँ, तो वैसा रहता है कि जब जैसे हम ड्राइवर को रेट करते हैं, ड्राइवर भी हमको रेट करता है। तो वैसे पहले से ख़राब रेटिंग है तो क्यों उठाओ। भाई अभी वैसे आपकी लाइफ चल कैसी रही है बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑस्ट्रेलिया? आप कितना पैसा कमाते हो? बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? सही चल रहा है ब्रो, जितना, जैसे मैं कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, उनके लिए भी मैं वीडियोस करता हूँ, तो मेरा जितना फुल टाइम इनकम एक ऑस्ट्रेलिया में एवरेज होती है उतना हो जाता है। कितना एस्टिमेट? एस्टिमेट $70,000-80,000 के अराउंड, मतलब जो फुल टाइम इनकम होती है तो उसके अराउंड हो जाता है। $1 40 से 50 लाख रुपए साल के। अच्छा, साल के? हाँ, मतलब एक बंदा जो ग्रेजुएट होता है अपना इंजीनियरिंग से ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है $60,000-70,000। हाँ। और जब आप ब्रो वीकेंड्स पे ऊबर कर रहे थे, या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, सिर्फ ऊबर कर रहे थे वीकेंड्स पे और पूरा, तो उससे कितना इनकम हो जाता है? ब्रो ऊबर अगर आप लोग शिद्दत से करने वाले हो, शाम को 6 बजे शुरू कर दी, सुबह 6 बजे तक $800 से $1,000, $800 आराम से। प्रमोशन चल, हाँ, एक दिन का प्रमोशन चल रही है तो $50,000 40, मैंने वीडियोस में भी दिखाया, नहीं बन जाते हैं उनमें। तो ये तो 2 महीने में ही उतना हो जाएगा जितना आप पूरे साल का कमा रहे हो। हाँ, वही ना, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, भले ही कोई ऊबर ड्राइवर है या कोई फुल टाइम। देखो पोजीशन सबकी अलग हो सकती हैं, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल है वो बोले क्या कंपेयर कर रहा है, बट नहीं, कोई ऊबर ईट्स कर रहा है, कोई ऊबर एक्स कर रहा है, और कोई ग्रेजुएट है, हो सकता है ऊबर एक्स वाला ज़्यादा कमा रहा हो, और वो भी होएगा ही ऐसा, क्योंकि बट लोग क्या करते हैं, जो फुल टाइम वाले भी हैं ना, देसी हम लोग भी हैं, ठीक है, 5 दिन फुल टाइम जॉब करी, 1 दिन ऊबर चला ली, $500 वहाँ से आए, वो खर्चे के लिए रख लिए, बाकी सैलरी सेव कर ली। बट वही एक्सपेंसेस तो है ही। और बीच में आपको वर्क वीज़ा भी लेना पड़ा था? हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपको मिनिमम 2 साल की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। बैचलर्स करोगे तो, मास्टर्स करोगे तो 3 साल का मिलेगा। मेरे को 3 साल का वर्क वीज़ा मिला था। तो जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप ये कैब वाला फुल टाइम नहीं कर सकते थे? तब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इंडियन लाइसेंस होएगा, 6 महीने बाद आप चेंज कराओगे, और जब आप ऊबर का लाइसेंस लेते हो उसके लिए 1 साल आपको ऑस्ट्रेलियन पुराना होना चाहिए, तो वो यूजुअली स्टूडेंट के बाद ही होता है वर्क वीज़ा पे। जब आप ग्रेजुएट हुए तब आपने ऊबर चलाना? तब मैंने स्टार्ट किया, ऊबर करना स्टार्ट किया, बट अभी बंद हो रखा है करीबन 6 महीने से। मैंने नहीं डिफिकल्ट है अगर कोई ऊबर, क्योंकि मैंने यूरोप में भी देखा है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं ऊबर या लिफ्ट, वहाँ तो लिफ्ट चलती है तो लिफ्ट पे ड्राइव करना है, बोल्ट। तो इजी होता है एनरोल होना? ब्रो 2 महीने लग जाते हैं अपना लाइसेंस लेना, ठीक है, CPV होता है, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ऑस्ट्रेलिया में, वो लेना पड़ता है, बट वो मिल जाता है सबको, मतलब कि डिमांड सप्लाई वही, ज़्यादा ड्राइवर्स हैं तो वो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा। बट ऊबर वाले खुद ही प्रमोशन चलाते रहते हैं अपने कि आप इस वीकेंड पे काम करो, आपको $200 फालतू, आप फ्राइडे सैटरडे संडे में 20 ट्रिप्स करो, आपको $500 फालतू। ये सब चलता रहता है ऊबर पे। तो लोग प्रमोशंस के चक्कर में, जो भी लोग फुल टाइम भी काम करते हैं ना, बताते नहीं है सारे लोग, बट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसा है।
सारे लोग भी नहीं, मतलब कुछ जनता पॉपुलेशन। अब मान लो आप $1,00,000 कमा रहे हो, अगर आपके ऊबर से $20,000 भी साल के बन रहे हैं फालतू, जो कि रेंट में जा रहे हैं, तो क्या हो गया फिर, है ना? इट्स नॉर्मल। मोस्टली वैसे बाहर के लोग ही चला रहे होंगे उबर वगैरह वहाँ पे। गोरे कम चलाते हैं गोरे लोग, बट सारी जिसको जो नीड है, जिसको मनी की, वो चलाता है वहाँ पे पैसा। हाँ वो चला, और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। आप सुबह सुबह 5 बजे से 8 बजे में $200 कमा लोगे, घर चले जाओ, अपने आगे की जॉब शुरू कर लो, बात खत्म, है ना? और वहाँ ऐसा भी है लग्जरी कार्स या स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए अलग लाइसेंस है, ऐसा कुछ है? अभी रिसेंटली आया अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स UPHV, उसका आपको लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जैसे लैम्बोर्गिनी फरारी चलानी हो तो एक स्पेसिफिक डेट थी, आई थिंक वो 15 जनवरी है क्या है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको लाइसेंस चाहिए। आपके पास फरारी लैम्बोर्गिनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो पहला फाइन $2,500 का है, जो कि इंडिया के 1.5 लाख से ऊपर बनता है।